सीपीयू ऑन हो गया। सीपीयू ऑन होने का मतलब पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, सीपीयू ऑन हो गया। और आपका सेट ऑन नहीं हुआ है अभी, आपका सिर्फ सेट हार्डवेयर एनेबल हुआ है। हार्डवेयर एनेबल यानी होता है कि आपकी फोन की चार्जिंग आईसी ऑन हो गई, पावर आईसी ऑन हो गई, सीपीयू ऑन हो गया, तभी पीएस होल्ड मिले। मतलब पीएस होल्ड पे अगर 1.8 मिल गए तो ना चार्जिंग आईसी पे फिलहाल काम करना है, ना पावर आईसी पे काम करना है, ना सीपीयू पे काम करना है। ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब इस सिचुएशन में जब पीएस होल्ड मिल जाता है पावर आईसी को, तो पावर आईसी समझ जाती है कि हमारा जो प्रोसेसर है, मैंने जितनी भी उसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी मैंने फुलफिल कर दी है। और 1.8 मिलने का मतलब फीडबैक होता है, प्रोसेसर ने 1.8 देके पावर को बता दिया कि आई एम रेडी फॉर वर्क, मतलब ऑन हो गया सीपीयू। उसके बाद पावर आईसी पूरे वोल्टेजेस को होल्ड कर देती है, माइक्रो सेकंड में होता है। क्योंकि जब तक यहाँ पे सीपीयू पीएस होल्ड नहीं बनाता है, तब तक ये जितनी भी वोल्टेजेस हैं ये होल्ड नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है। जैसे ही पीएस होल्ड मिलता है पूरी वोल्टेजेस स्टेबल हो जाती है। इसके बाद जब सीपीयू अपना ऑन हो जाता है, तो अभी आपका फोन बिल्कुल ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपके फोन में अंदर अभी ईएमएमसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है सीपीयू का। और आपको पता है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर का जितना भी प्रोग्राम होता है वो सब ईएमएमसी के अंदर होता है। जो भी एमआई का लोगो आता है या जो भी प्रोसेस होता है, चार्जिंग का लोगो देता है, वट। तो क्या होता है कि जब सीपीयू ऑन हो जाता है तो वो फिर कांटेक्ट करता है ईएमएमसी से। तो मैं आपको बता दूं कि हम ईएमएमसी और यूएफएस की भी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे आगे। तो ईएमएमसी और सीपीयू के बीच में कुछ डेटा लाइंस होती हैं, और ये जो डेटा लाइंस होती है वो वरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू चिपसेट। ठीक है, वो यूएफएस लगा है कि ईएमएमसी लगी है। तो कुछ डेटा लाइंस होती हैं ईएमएमसी और सीपीयू के बीच में, उसके बाद से ना ये डेटा लाइन के थ्रू डेटा प्रोसेस होता है। मतलब ईएमएमसी के पास सीपीयू जाता है और इससे डेटा कलेक्ट करता है, तभी वो डिस्प्ले पे दिखा पाएगा एमआई का लोगो या सैमसंग का लोगो। लेकिन उसके पहले आपकी एमएमसी ऑन होनी चाहिए, वोल्टेज होनी चाहिए एमएमसी के अंदर। तो आपको मैं बता दूं, एमएमसी आप सबको पता होगा कि 153 254 ऐसे करके बीजी आती है। तो कई सारी एमएमसी होती है जिसके अंदर रैम लगी होती है, और कई सारी एमएमसी होती है जिसमें रैम नहीं लगी होती है। तो ये एमएमसी जो मैंने लगाई है, मान लीजिए इसमें रैम लगी है, मान लीजिए बीजीए 254 है, ये है बीजीए 254। ठीक है। तो अगर इसके अंदर रैम लगी होगी, मान लो LPDDR4X लगी है, ठीक है, तो इसमें 4 वोल्टेजेस आएंगी, 1.8 और 2.8 आएंगी ईएमएमसी को ऑन होने के लिए, और जो अपनी रैम है उसको ऑन होने के लिए आएगी 0.6 और 1.2। जब ये चारों वोल्टेज आएंगी तब इसकी रैम और ईएमएमसी ऑन होगी। आप सबको पता है कि रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है जो बिट बाय बिट डाटा को ट्रांसमिट करती है, और ईएमएमसी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका पूरा स्टोरेज प्रोग्राम होता है। तो यहाँ से डाटा का प्रोसेस स्टार्ट होता है जो सीपीयू को जाता है, फिर सीपीयू इस डेटा को उठा के डिस्प्ले पे देता है और आपके फोन में एमआई का लोगो आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी फोन की एमएमसी हटा दो यहाँ से, तो पीएस होल्ड बनेगा। हाँ सर, यस, बनेगा बनेगा। अगर मैं एमएमसी हटा दिया फोन में से तो पीएस होल्ड बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जब सिस्टम से आप लगाते हो तो पोर्ट बन जाता है, तो अपन बोलते हैं कि अगर पोर्ट बन गया तो सीपीयू ठीक है ना। जब अपने फोन में जब ऑटो पोर्ट पे फोन जाता है तो अपन यही बोलते हैं ना, सीपीयू ठीक है। आज के बाद अगर कोई भी फोन ऑटो पोर्ट पे जाए, ऑटो पोर्ट, तो उस समझ में आप ये मत समझना कि आपका सीपीयू ठीक है, आप ये बोलोगे कि पीएस होल्ड बन गया। अगर कोई भी फोन ऑटो पोर्ट बना लिया तो क्या बन गया, पीएस होल्ड। और पीएस होल्ड एक हार्डवेयर वाला जो बंदा है वो ये सोचेगा कि पीएस होल्ड बनने का मतलब है कि क्या क्या ठीक है, LDO कॉल्स, मतलब पावर आईसी भी रिस्पॉन्ड कर रही है और सीपीयू भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन आप याद रखना, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि सीपीयू ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि सीपीयू रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये बात समझ रहे हो, मैंने ये नहीं कहा सीपीयू ठीक है, मैंने कहा सीपीयू रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है पीएस होल्ड बनने का मतलब ये हुआ कि आपका पावर आईसी चार्जिंग आईसी पे मत काम करो,
सीपीयू पे भी मत काम करो, ये रिलेटेड हो सकता है ईएमएमसी या रैम के। क्यों? क्योंकि पीएसओ बन गया सीपीयू, ठीक है, आप सीपीयू गया होगा ईएमएमसी के पास डाटा के लिए, ईएमएमसी खराब होगी तो सेट ऑन होगा ही नहीं, लेकिन पीएसओ बन गया, मतलब यहाँ तक का पूरा कहानी ठीक है। तो खैर हम आगे, अभी मैंने बिल्कुल भी ट्रबल शूटिंग आपको नहीं बताई है। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी थोड़ा सा देखो, ये मैंने एक सिंगल पावर का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं अभी। अभी मीडियाटेक का होगा उसका अलग कहानी होगी, डबल पावर आईसी होगी उसकी अलग कहानी होगी, ट्रिपल पावर आईसी होगी उसकी अलग कहानी होगी, लेकिन एक छोटे से फोन का एक सीक्वेंस समझ में आएगा नहीं आपको कि एक फोन ऑन कैसे होता है। यस यस। मतलब एक छोटा सा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर फोन का एक छोटा सा सीक्वेंस। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब फोन की रिपेयरिंग करते थे तो अब बताओ आपके मन में क्या ख्याल आते थे, कहाँ पे काम करते थे आप लोग, इसको देख के आपको क्या लगता है? हमारा गलती हमको याद आता था, हम कोई गलती करते थे ना, तो हाँ। गलत याद आता। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका पूरा पूरा डाटा अपन को मिल जाए, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर एक पेड फोन आता है तो सबसे पहले हमको बीपीए चेक करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमको पूरी बग चेक करनी चाहिए, उसके बाद हमको पूरी एलडीओ चेक करनी चाहिए, उसके बाद हमको सर बीबी क्लॉक चेक करना चाहिए, उसके बाद हमको स्लीप क्लॉक चेक करना चाहिए, उसके बाद पावर ऑन रीसेट चेक करना चाहिए, उसके बाद फिर पीएस होल्ड चेक करना चाहिए। ऐसे सीक्वेंस से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए किसी भी डेट फोन में? यस सर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं जब जैसे कोई डेट फोन आता है तो डायरेक्ट काम करते थे अपन ऐसे, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है पावर ऐसी खराब हो, कभी अपन ऐसा सोचते हैं चार्जिंग ऐसी खराब हो, कभी ऐसा सोचते हैं सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं यार। तो अपन को यही स्टडी करना है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे चेक करके हम डिसीजन लेंगे कि क्या वाकई में पावर को अपन को काम करना है कि नहीं, या सीपीयू पे काम करना है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, जितना सीधा मैंने बताया है इतना सीधा है नहीं। ये जितना सीधा सर्किट में बताया कि देखो बग बन गई, हाई एलडीओ बन गया, लो एलडीओ बन गया, ये बन गया वो बन गया, इतना सीधा ऐसे होता नहीं है। क्योंकि देखो, आप जब मार्केट में उतरोगे ना, देखो आईफोन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिपेयर करना है एंड्रॉयड, आपको पता है? क्योंकि क्योंकि आईफोन साल में एक फोन आता है, ठीक है, अब वो बात अलग है कि मैक्स निकाल देता है और ये और वो, लेकिन मॉडल एक ही होता है, उसका पूरा हार्डवेयर एक ही होता है। अब एक साल में एक फोन आता है तो उसकी 6 महीने के अंदर पूरा डाटा मार्केट में आ जाता है उसका, कि भाई उसकी पूरी आईसी की डिटेल और सर्किट कैसे काम करता है। लेकिन हमारे में कितना चैलेंज है, एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में आप देखते हो कि जितने टाइप का फोन आएगा उतने टाइप की पावर आईसी आती है। अब तुम टेक्नो का खोलोगे तो उसकी कहानी अलग होगी, तुम ओप्पो खोलोगे तो उसकी कहानी अलग होगी, वीवो खोलोगे ऐसा होता नहीं है। मतलब अब जैसे किसी में पावर आईसी देखो 6150 लगी है, किसी में 4250 लगी है, किसी में 439 लगी है, किसी में पीएम 660 लगी है, किसी में मीडिया टेक 6357 लगी है, किसी में 58 लगी है, किसी में 59 लगी है। तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब किसी में 6 बग कॉइल है, किसी में 9 है, किसी में 14 है, किसी में 16 है, किसी में 12 एलडीओ बनती है, किसी में 32 बनती है, किसी में 20 बनती है। क्यों? किसी का सर्किट होता है, किसी का सर्किट नहीं होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। तो जी सर। ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन अपन को इसी में से बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को निकाल के आगे चलना होगा, ठीक है, और इसी बिहाफ पे मोबाइल फोन को रिपेयर करना होगा, ठीक है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलता हूँ फिर मैं। सर जो रैम की सर आपने 4 वोल्टेज बताई, सर कौन कौन सी वोल्टेज जो आपने लाइनें खींची ग्रीन कलर की नीचे? मैंने तो ऐसे ही बता दिया, यूएफएस की 4 होती है और ईएमएमसी की 8 होती है डाटा लाइन। सर जैसे सैमसंग का फोन आता ना, ठीक है, नॉर्मली कनेक्ट कर रहा हूँ तो हमें पता लग जाता है कि रैम खराब है इसकी, या रैम को वोल्टेज नहीं मिल रही। जैसे पावर आपने बताया कि वोल्टेज दे रही है रैम को 0.6 भी दे रही है, 1.8 भी दे रही है, 2.8 भी दे रही है, तो सीपीयू को कौन सी वोल्टेज देता है ईएमसी? अभी तो मैं बता ही नहीं रहा, अभी तो ब्लॉक समझा रहा, जब उसका टाइम आएगा तब बताऊंगा ना। अभी तो मैंने सिर्फ ब्लॉक समझाया ना, जब मैं पढ़ाऊंगा बोलते थे इसके बारे में उस समय पूछना, ठीक है। हेलो सर। नहीं आप बता रहे थे, नहीं अभी आप बता रहे थे ना कि यहाँ पे ईएमसी लगी होती है और रैम लगी होती है, 4 वोल्टेज ही आती है सीपीयू से।
अरे मैंने सिर्फ लाइन चार्ट खींच दी है, वो वोल्टेजेस मैंने सिर्फ बताई है, ईएमएमसी और यूएसएससी नॉर्मल ये है। बीजे 254 एलपी डीडीआर 4x रैम ईएमएमसी है, रैम जिसमें लगी है उसकी वोल्टेज है। सैमसंग की वोल्टेज नहीं है, सैमसंग में तो फिर वीडी रैम भी बनती है अलग अलग। हाँ सर बताइए। ये वाले में कितनी बनती है, ये वाले में कितनी बनती है नॉर्मल? विक्की जब उसका टाइम आएगा तब बताऊंगा। तुमने कितने सर्किट को पढ़े? अच्छा एक बात बताओ, कितने तक की रैम स्टडी किया तुमने? तो यही तो प्रॉब्लम है। दिक्कत पता क्या है? सबसे पहली बात ये है कि अब जैसे तुम सैमसंग का सर्किट खोलोगे तो उसमें से बग से बन के जा रही है, देखा आपने? हेलो। हाँ जी हाँ जी। आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक बता दिया, तो तुमको क्या लगता है ये जो बता दिया सब में थोड़ी एप्लीकेबल होगा? ये जो मैंने बताया है ये सब में, अभी मैं अभी सैमसंग की बता दूंगा तो वो वन प्लस में नहीं एप्लीकेबल होगी। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, सबसे पहले कैटेगरी बनाना पड़ेगा। देखो आपको पहले स्टडी ये करना पड़ेगा कि एलपीडीडीआर लगी है, 1 लगी है एक्स वाली, 2 लगी है, 3 लगी है, 4x लगी है, ठीक है। अब उस पर यूएफएस चिप लगी है, कितने बीजीए है, फिर इसका डाटा बनाओ कि किस में कितने कितने इनपुट्स होते हैं। आई बात समझ में? हाँ इसका आपको डाटा, मैं एक मॉडल का बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे आप? हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये जो बस सर्किट है सर पूरा, तो सर जैसे आपने कहा हर इसमें अलग अलग वैल्यू का बस ये अपना ये रहता है फाइल, हाँ हाँ तो हम सर जहाँ से उठाएंगे हम सर वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है बस की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर बग क्वालिटी हेनरी अलग अलग होगी। कोई 1 हेनरी की होगी, कोई 0.47 की होगी, कोई 2.2 की होगी, सबकी। अपन ना कभी कभी गलत कॉइल लगा देते हैं ना तो सर्किट गर्म होने लगता है। कभी कभी कोई भी कॉइल कहीं भी उठा के रख देते हैं तो बहुत तेज गर्म होने लगता है। सब कॉइल की वैल्यू अभी बता रहा हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, वो आएगा समय, अभी बहुत सारा बाकी है। देखो सर अब मेरा हाँ सर मेरा एक प्रश्न है आपसे। बताइए। हेलो हाँ बताइए बताइए, एक एक करके पूछिए। सर, ये जैसे कोई डेड सेट आया, जैसे मैंने उसका सीपीयू रिमूव कर दिया, इमोम से रिमूव कर दिया, और पावर आईसी अगर उसके अंदर लगी हुई है, मैं चार्जर को लगाता हूँ, हाँ हाँ तो सर सारी की सारी जो बक और एलडीओ वोल्टेज बनेगी वो फ्लैक्चुएट करेगी या स्टेबल रहेगी सर? बिल्कुल स्टेबल भी रहेगी, पूरी नई भी बनेगी और कई सारे में बनेगी भी, अलग अलग कंडीशन सप्लाई। मतलब सर स्टेबल रहेगी या हाँ नहीं फ्लैक्चुएट रहेगी, रहेगी? स्टेबल रहेगी, लो एम्पियर का करंट रहेगा लेकिन स्टेबल रहेगी। ओके सर। हाँ लेकिन सुनो सर एक, अरे 1 मिनट पहले बात तो पूरी होने दो। एक करके, ठीक है, थोड़ी देर बाद बोला करो, तुरंत तुम लोग रिस्पॉन्ड मत किया करो। सुनो मेरी बात, इसका भी चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस फोन में सीपीयू निकालने के बाद बग पूरी जीरो हो जाती है, किस फोन में सीपीयू निकालने के बाद पूरी बग बन जाती है, किस फोन में कब वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है, ये सब आगे पढ़ाऊंगा। अभी जो मैंने इतना समझाया है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर सर पीएस गोल्ड है ना सर 1.8 में सर। हाँ सर वो कोई मीन्स वो वैल्यू नहीं आया तो उतना, तो हाँ हाँ सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा क्या सर? नो वही है ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पीएस होल्ड नहीं बना तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि कोई ना कोई बक में प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई एलडीओ में प्रॉब्लम है, या कोई कोई क्लॉक नहीं बन रही इसीलिए यहाँ पे पीएस होल्ड मिस हो गया है। उसके बाद आखिरी में सीपीयू पे जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं समझ गया, अब आप लोग आगे देखिए, ठीक है। अभी अपन डिस्कस करेंगे, फायदा नहीं है। देखो क्योंकि जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो ना ये आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। देखो अब आगे देखो, सभी साइलेंट कर लो, अपना माइक बंद करो, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिक चीज ये है कि ये जो मैंने अभी बताया आपको, अब इसके बाद से ये होता है कि ये जो बैटरी से जो सप्लाई निकल रही है, देखो यहाँ से निकली सप्लाई, ठीक है, तो बैटरी से जो सप्लाई निकल के चार्जिंग आईसी तक पहुँचती है, इसको हम कभी भी प्राइमरी लाइन नहीं बोलेंगे। कई बार आपने देखा है, आप लोग बोलते हो प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, ऐसे करके बोलते हो ना। तो बैटरी से जो सप्लाई निकल के चार्जिंग आईसी के अंदर जा रही है,
ठीक है, इसको हम कभी भी प्राइमरी लाइन नहीं बोलेंगे, पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसको हम बीवेट लाइन बोलते हैं। ऑन ऑफ स्विच को दबाने के पहले जो जो वोल्टेज बन जाती है उनको हम प्राइमरी लाइन बोलेंगे। तो बताओ, बैटरी लगाने के बाद ऑन ऑफ स्विच से पहले कौन कौन सी सप्लाई बन रही है? वीपीएच एक तो बीपीएच बन गई, और एक पावर की एक पावर की पे बन गई, और ये बैटरी वाली तो है ही है ना। तो ये बैटरी से पावर आई चार्जिंग आईसी तक की लाइन, चार्जिंग आईसी से बीपीएस तक की लाइन, और बीपीएस जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरा सर्किट, और ऑन ऑफ, ये पूरी लाइनों को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन। ऑन ऑफ को दबाने के पहले जितनी भी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइन। क्लियर हुआ सबका? हेलो? यस सर। और बैटरी से लेके और चार्जिंग आईसी तक की लाइन को बीवेट लाइन बोलेंगे। प्राइमरी के अंदर ही रहेगी, मतलब जैसे देखो, जैसे मैं कहीं बोलूँ बीवेट लाइन, तो आप लोग समझ जाना मैं बात कर रहा हूँ बैटरी से चार्जिंग आईसी तक की लाइन, ठीक है। अब मैं बोलूँ बीपीएच लाइन, तो आप समझ जाना कि चार्जिंग आईसी से निकलने वाली बीपीएच जो पूरे बोर्ड में जहाँ जहाँ जाएगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बीपीएच लाइन मतलब। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्राइमरी लाइन, तो प्राइमरी लाइन में बीवेट लाइन भी आ गई और बीपीएच लाइन भी आ गई। मेरी बात समझ में आया सबको? अब ऑन ऑफ स्विच को दबाने के बाद जो जो वोल्टेज बनेगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइन। तो ऑन ऑफ को दबाने के बाद कौन कौन सी वोल्टेज बनेगी? एलडीओ हाँ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइन। एलडीओ हाँ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइन। इतना सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैं अभी आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। देखो, अब मेरी बात सुनो। देखो, अब क्या होता है ना कि ये जो बैटरी की जो सप्लाई, अरे साइलेंट करो अभिषेक। देखो, ये जो बैटरी की जो सप्लाई निकल के जा रही है चार्जिंग आईसी के अंदर ना, यहाँ पे, ठीक है। तो आप कभी भी कोई सर्किट उठा के देखोगे ना, तो इसकी लाइन में ना लॉट ऑफ कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है। और भी उठा के देखोगे ना तो ईएसडी डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ कैपेसिटर और ईएसडी डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है, बैटरी की लाइन पे, ठीक है, फ्लेक्शन के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर ये लाइन कभी भी शॉर्ट हो जाए ने कैपेसिटर लीक हो जाए, कैपेसिटर ये डायोड शॉर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो 3.7 वोल्ट की जो सप्लाई है, ठीक है, वो हो जाती है ज़ीरो। और जैसे ही 3.7 वोल्ट की सप्लाई जीरो होगी तो आपका सेट हो जाएगा डेड, क्योंकि बीपीएच ड्रॉप मार देगी, यहाँ पे बीपीएच नहीं बन पाएगी 3.7, ठीक। या अगर बीपीएच लाइन कहीं शॉर्ट कर जाए, जैसे बीपीएच लाइन जा रही है आपके पूरे फ़ोन में पावर आईसी में और पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अगर उसके लाइन में लगा कोई भी लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी कुछ भी शॉर्ट कर गई, तब भी ये 3.0 क्या हो जाएगी? ज़ीरो। और अगर बीपीएच जीरो हो गई तो पावर आईसी के अंदर कितनी पहुंचेगी? ज़ीरो। और पावर आईसी के अंदर जीरो जाएगी तो बक नहीं बनेगी, एलडीओ नहीं बनेगी, क्लॉक जनरेट नहीं होगी और आपका सेट हो जाएगा डेड, ठीक। तो पहले कभी भी किसी भी डेड फोन को हम यही से शुरू करेंगे, बैटरी से। इसके पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक सर्किट देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक छोटे से सर्किट में मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी बैटरी, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, देखो ये आपको बैटरी कनेक्टर, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव लाइन है, और देखो इस लाइन में आप हमेशा ध्यान रखना, देखो 2 ईएसडी डायोड लगा रखे हैं इस लाइन में, और 2 यहाँ पे कैपेसिटर लगा के इस लाइन का नाम क्या दे दिया यहाँ पे? देखो क्या दिया? वीवैट। अब मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो कहाँ पहुंचूंगा बताओ, चलो। हाँ? अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो कहाँ जाऊंगा? फ्यूल गेज नहीं, फ्यूल गेज को मारो गोली, क्योंकि फिर देखो फ्यूल गेज तब तो खत्म हो गई, फ्यूल गेज तब आएगी नहीं। इस मॉडल में है, लेकिन अब किसी मॉडल में आपको बाहर नहीं मिलेगी। मतलब बेसिकली देखा जाए तो अगर इसको हम क्लिक करें तो डीसी टू डीसी यानी चार्जिंग आईसी के अंदर जाएंगे,
क्या बोलते हो, है ना। तो देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो देखो ये क्लिक किया तो इसमें तो फ्यूल गेज आ गया, लेकिन ये मान लो इसको हटा दो क्योंकि फ्यूल गेज नहीं आएगा। तो ये बीवेट की सप्लाई सबसे पहले जाएगी कोड रजिस्टर पे। आप सबको पता है कि कोड रजिस्टर चार्जिंग आउटपुट से बैटरी की लाइन के बीच में लगा होता है कि नहीं लगा होता। और यहाँ से होती हुई सप्लाई ये चली जाएगी चार्जिंग आईसी के अंदर, देखो यहाँ पे ठीक। तो बैटरी से लेके चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 13-14 तक की जो लाइन है इसको किस नाम से जाना जाएगा? वीपी बीवेट। नहीं बीवेट बोल सकते हैं ना अपन डेट पढ़ रहे हैं तो अपन वो चार्जिंग छोड़ ठीक। इसके बाद से क्या होगा कि ये सप्लाई आईसी के अंदर एक डीसी, देखो यहाँ पे आएगी 3 जितना बैटरी के अंदर करंट होगा उतना ही यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये सप्लाई यहाँ से होते हुए बैटरी से आईसी के अंदर होके फिर यहाँ से बैक होके यहाँ से निकल के क्या बन जाएगी? यूपीएस पावर। हेलो, बीपीएस बन जाएगी। बीपीएच। हाँ बीपीएच बनेगी। यहीं पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगी है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी चार्जिंग आईसी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं अगर बैटरी लगा रहा हूँ और यहाँ पे जो बीपीएच बन रहा है उसका मेरे चार्जिंग सर्किट से कोई लेना देना है क्या? देख लो। हेलो सर। लेकिन तुम बिल्कुल भी ये मत समझना कि बैटरी की लाइन से एक जंपर उठा के और तुम बीपीएच मार दोगे तो सेट ऑन हो जाएगा, ये बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये डिजिटल चार्जिंग आईसी है। देखो यहाँ पे कौन सी है? हाँ, कई लड़के पता क्या करते हैं, कई लड़के क्या करते हैं ना, जैसे बीपीएच नहीं बनती है ना तो उन लोग क्या करते हैं कि यही से जो बैटरी की सप्लाई होती है ना उसी के जंपर उठा के बीपीएच को दे देते हैं, तो बीपीएच तो बन जाती है 3.7, लेकिन सेट ऑन नहीं होता क्योंकि आपने किस आईसी को बाईपास कर दिया आपको पता है? डिजिटल आईसी, प्रोटोकॉल बेस्ड। हाँ प्रोटोकॉल बेस्ड सर्किट है, आप इसको बाईपास मत नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब आप सेट को ऑन करते हो तो ये पीजी पिन का लॉजिक होता है लो 0, तब तक ये आईसी पावर आईसी को उसका लॉजिक लो होता है। और जैसे ही आप चार्जर लगाते हो तो यहाँ पे बन जाते हैं 1.8, इसका लॉजिक हाई होता है, पावर ट्रिगर होती है। तो ये एक सेंसिंग लाइन भी होती है और ये सीपीयू जो होता है ना SDACL के थ्रू चार्जिंग आईसी को भी कम्युनिकेट करता है, तो आप इसको बाईपास नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बीपीएच आप बैटरी लगाते ही बनेगी डीसी टू डीसी की लाइन से, लेकिन ये विदाउट एम्पियर बनेगी। मतलब विदाउट एम्पियर यानी जितना एम्पियर बैटरी के अंदर है वही एम्पियर यहाँ पे आगे जाएगा। लेकिन भाई साहब जब आप चार्जर लगाओगे ना यहाँ पे तो चार्जर की जो 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी वो स्विचिंग होगी पहले, और स्विचिंग होने के बाद कॉइल के थ्रू जो बीपीएच बनेगी ना भाई साहब वो विद एम्पियर बनेगी। किसके साथ बनेगी? क्योंकि इसको क्या करना है, बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है। कितना समझ में आएगी नहीं है? तो देखो यहाँ पे बैटरी लगाने के भी बाद भी बीपीएच बनेगी और चार्जर लगाने के बाद भी क्या बनेगी, बीपीएच। लेकिन दोनों में क्या फर्क होगा? विदाउट एम्पियर बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा कि ये बीपीएच कहाँ कहाँ जाती है आपके हिसाब से? सर पूरे फोन में जाती है। हाँ, अपन एक देखो इसका सीधा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कुछ पूछता है कि भाई बीपीएच कहाँ जाती है तो आप बोलोगे भाई अपने फोन में जितने भी बक एंड बूस्ट सर्किट है, बक एंड बूस्ट यानी ऐसा सर्किट जो वोल्टेज को हाई करता है उसको बूस्ट सर्किट बोलते हैं। ऐसा सर्किट जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता हो उसको भी बूस्ट सर्किट बोलते हैं। ऐसा सर्किट जो एम्पियर को हाई करता है उसको भी बक सर्किट बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी सर्किट होंगे सब जगह बीपीएच जाएगी, या जहाँ पे 3.7 की जरूरत है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार शेयर कराता हूँ पूरे सर्किट की। देखो मैंने एक बार क्लिक किया यहाँ पे तो आप देखो ये बीपीएच सप्लाई सबसे पहले इस आईसी के अंदर इन हो गई। अब ये आईसी कौन सी है देखिए, तो इसका नाम है PM8937 हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। मतलब ये सप्लाई पीएम के अंदर इन होती है, आपको तो पता ही, मैंने बताया था पीएम के अंदर जाती है। फिर एक बार और क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ भी अंदर आ रही है। तो ये आईसी देखते हैं कौन सी है, ये फिर पीएम के अंदर आ गई PM8937। ये इसका ये अपना बग डिपार्टमेंट है।
ठीक है। तो बग डिपार्टमेंट के अंदर भी ये आती है सप्लाई, और एक पिन पे नहीं आती है, देखो बीपीएच कई सारी पिनों पे आती है। कल बताऊंगा कि इतने सारी पिनों पे क्यों आती है। फिर हमने एक बार क्लिक किया तो फिर से बीपीएच इसी आईसी के अंदर देखो PM8937 के अंदर आती है। देखो एक ही आईसी के अंदर कितनी जगह बीपीएच आती है। फिर एक बार क्लिक किया, फिर इसी आईसी के अंदर जाती है बीपीएच। फिर एक बार क्लिक किया तो फिर इस आईसी के अंदर आती है, देखो PM8937। फिर एक बार क्लिक किया तो ये B2B कनेक्टर से होते हुए नीचे भी जाती है। फिर एक बार क्लिक किया तो ये कौन सी आईसी है, कौन सा है, वो है सर ऑडियो पीए। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ऑडियो पीए क्या करता है भाई, साउंड को, कम साउंड को लेता है, उसको ज्यादा बढ़ा के दे देता है। एम्पलीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी सिग्नल को बढ़ा रहा है। इसका इनपुट क्या है, बीपीएच देख लो आपके सामने। फिर आगे चलते हैं और कहाँ जाती है, ऐसे आपको ढूंढना है, कोई भी सर्किट आएगा ऐसे ढूंढना है बीपीएच कहाँ जाती है। फिर एक बार और क्लिक किया तो भाई ये देखो, ये मोटर वाइब्रेटर का रेगुलेटर है, उस पर भी जाती है। चलो भाई, फिर एक बार क्लिक किया, ये बीपीएच कहाँ जाती है, ये एक और रेगुलेटर है, यहाँ भी जाती है। फिर एक बार क्लिक किया, ये कौन सी ऐसी है, ग्राफिक आईसी किसने बोला, बहुत अच्छा, लाइट आईसी। फिर एक बार क्लिक किया, ये कौन सी आईसी है, हेलो, ग्राफिक आईसी। फिर एक बार क्लिक किया, ये कौन सी आईसी है, लाइटिंग है इसको। अच्छा लाइट आईसी मतलब डिस्प्ले लाइट आईसी ना, हाँ अच्छा नहीं देख रहा हूँ सर फ्लैश और टॉर्च चाहिए सर जी। कैमरा फ्लैश, सर। हाँ बिल्कुल। हाँ फ्लैश। फिर एक बार क्लिक किया, ये किसका है, कैमरा का LDO है। फिर एक बार क्लिक किया तो ये IRDA सेंसर है। फिर एक बार क्लिक किया तो ये भी एक IC है सेंसर की। फिर एक बार क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि इस बार क्लिक करने पे हम नई जगह पहुंचे, और ये PA है। अब जब नेटवर्क सेक्शन पढ़ेंगे तो PA के बारे में स्टडी करेंगे। अभी अगर डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट मत होइएगा, फिर कल स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर एक बार और बीपीएच को क्लिक किया तो फिर यहाँ से होते हुए ये सप्लाई इसमें आ गई, ठीक है। LMH यानी पढ़ेंगे, ये भी TA है, ठीक है। और फिर एक बार क्लिक किया तो यहाँ से होते हुए फिर आप पहुँच जाओगे एक और PA पे, ठीक है, उसी लाइन पे। फिर एक बार क्लिक किया और आगे फिर से चार्जिंग आईसी पे। तो आपने देखा कि हमने पूरे सर्किट की सैर की, और आपने देखा कि इस पूरे सैर के दौरान काफ़ी सारे LDOs मिले, PM के कई सारे पिनों पे वोल्टेज जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे लॉट ऑफ कैपेसिटर पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, कैपेसिटर पे भी पूरी बीपीएच डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ बीवेट लाइन और बीपीएच लाइन, बस 2 लाइन हमने स्टडी किया। कल अब हम पढ़ेंगे कि बीपीएच लाइन और बीवेट लाइन की सॉर्टिंग के बारे में कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। आप लोग तो सॉर्टिंग निकाल लेते हो कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें हम ऐड करेंगे इसमें, और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और फिर आगे का सर्किट स्टडी करेंगे, ठीक है।